guys, this is Shagun. Welcome to the Skytrapper, a new education learning platform. So, socialism in Europe was already completed in the last class, and today we are going to read Russian Revolution. Russian Revolution is also like the French Revolution. So, let's see how the people of Russia got their demands fulfilled and how the changes came. तो अभी तक के पार्ट्स में हम सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल देख रहे थे, यूरोप को कंसीडर कर रहे थे कि यूरोप में क्या ओवरऑल चेंजेस थे और क्या था सोशलिज्म, क्या था इंडस्ट्रियल चेंज। आज हमें स्पेशली इस चैप्टर में, इस पार्ट में रशिया के बारे में पढ़ना है कि रशिया में क्या चेंजेस आ रहे थे इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड सोसाइटी के टर्म में, क्या था सोशलिज्म रशिया में। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंडस्ट्री से। तो रशिया की जो इंडस्ट्रीज थी उनमें बहुत ही स्लोली चेंज आ रहा था, कुछ खास बदलाव हो नहीं रहे थे वहां पे, है ना। और इसके अलावा रशिया में दो बहुत ही बड़े रिवॉल्यूशन सामने आए। एक तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ, दूसरा फरवरी रिवॉल्यूशन, ये भी 1917 में, अक्टूबर से पहले ही हो गया था। ठीक है, तो जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन था 1917 का, उस वक्त जो हुआ उसको जो हमारे सोशलिस्ट, जो हमारे समाजवादी लोग थे, थिंकर्स थे, उन्होंने चीजें कंट्रोल की। उन्होंने जो सिचुएशन थी उस वक्त, गवर्नमेंट थी, उसको कंट्रोल में किया। क्योंकि अक्टूबर रिवॉल्यूशन है ना, बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ होगा। अब किसने किया होगा? वही सब हमारे आम लोग, जिनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, जो परेशान हो जाते हैं, बड़ा तो भड़केंगे नहीं वो लोग, है ना। किसी को ज्यादा परेशान करोगे तो एक लिमिट होती है ना, जैसा कि फ्रांस में हुआ था, जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, आउटबस्ट हो गया उनका, है ना, कर दिए लड़ाई दंगा वहां पे, तो उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो ये हुआ रशिया में, क्योंकि अक्टूबर मंथ में हुआ तो इन्होंने इसको नाम दे दिया अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ठीक, और जो फेब में हुआ था 1917 उसी साल, तो उस वक्त मोनार्क का एंड हुआ। ठीक है, तो बिना लड़ाई दंगे के कुछ भी बदलाव आते नहीं है, इतना तो अभी तक जान ही लिया है। कुछ भी चेंजेस लाने हैं तो लड़ाइयां करनी पड़ेंगी। हाँ, तो अब जो अक्टूबर में हुआ था, जो भी अक्टूबर रिवॉल्यूशन है, उसी को ही बेसिकली हमें रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से ही जानते हैं उसको। ठीक, तो अब आगे देखो। अभी तक ये सिर्फ हमने शॉर्ट में देखी हैं चीजें, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब रशिया में क्या क्या हो रहा 1914, अभी देखो 1917 के बाद हमने जस्ट अभी 1917 की बात की, हमें थोड़ा सा पीछे चलना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे चलें, थोड़ा रशिया घूम के आते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, हम थोड़ा पीछे गए हैं 1914 में, थोड़ा फ्लैशबैक में। ओके, चैप्टर के अकॉर्डिंग करंट टाइम क्या है 1917। तो देखो इस आदमी को, देखो ये इनका नाम है जार निकोलस सेकेंड। ये इतने खतरनाक लग रहे हैं, तो इनके बारे में अगर पढ़ के देखो, ये वाकई में इतने खतरनाक हैं कि सिर्फ शक्ल ही है इनकी। हाँ, इनका नाम है जार निकोलस सेकेंड। ये रशियन एम्पायर के क्या थे? रूलर थे। इन्होंने रशिया का जो पूरा एम्पायर था उस पर शासन किया। ये इनका जो कोरोनेशन है, राज्याभिषेक, मतलब जो ये राजा बने थे, ये 1889 में ही बन गए थे। और इनका टाइम पीरियड था 1889 से लेकर 1917 तक। सोचो इतने साल उन्होंने वहां पे अत्याचार किया, हाँ, रूल किया। शक्ल इतनी खतरनाक लग रही है इनकी, नाम भी कम नहीं है, जार निकोलस सेकेंड। हाँ, तो क्या था, इन्होंने रशिया के पूरे एम्पायर में रूल किया। अब देखो रशिया उस वक्त छोटा नहीं था। रशिया में मॉस्को के आसपास के जो भी एरियाज थे वो सब रशियन एम्पायर में आते थे, लाइक फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, ये चीज। और इसके अलावा इनका जो एम्पायर था वो पैसिफिक एरियाज तक फैला हुआ था, जिसमें कि आज के जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, लाइक जॉर्जिया, आर्मेनिया और ये अजरबैजान, ये सब रशियन एम्पायर में आते थे। ठीक है, इस पूरे साम्राज्य में इनका शासन था। ठीक है, अब ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो मैप में देखो, ये देखो, ये आज का मैप है, मतलब आज के टाइम का यूरोप का मैप है। ये रशिया अलग है, एक सेकेंड, ये रशिया अलग है, और बाकी ये दिख रहा है बेलारूस, एक सेकेंड रुकना, ये देखो, ये रशिया अलग है, बाकी जो अभी हमने देखा था ना, पोलैंड है, फिनलैंड और ये बेलारूस, यूक्रेन और इधर लातविया, ये सब छोटे छोटे से हैं। तो ये उस वक्त पूरे रशिया में आते थे, इसीलिए रशिया को उस वक्त रशिया ने यूएसएसआर कहलाता था। यूएसएसआर का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रशिया उस वक्त रशिया के नाम से नहीं, सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि
इसमें जो भी हमने जो ये स्टेट्स के नाम लिए ना, फिनलैंड, लातविया, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। आज तो ये अलग कंट्री बन गई हैं। ये कब बनी? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1939 में, तब ये अलग हुआ। उससे पहले ये सब एक ही था, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर वन तो मैंने बता रहे हैं, इसको हमने अलग से कवर किया है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड बात की गई है, इसलिए उसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वरना चीजें कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक। अब ये वही तुम्हारा रशियन एम्पायर का मैप है उस टाइम का, जहाँ पे रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, हंगरी और रोमानिया एंड बल्गेरिया सब एक में ही थे उस वक्त, ठीक। और ये आज के टाइम का मैप, जहाँ पे रशिया अलग है, बाकी के छोटे छोटे स्टेट्स, कंट्रीज हो गई हैं छोटी छोटी, ये अब अलग हो गई हैं, ठीक। ये क्यों अलग हुई? ये वर्ल्ड वॉर टू में अलग हुई थी। इसका भी हम अलग से एक क्लास लेंगे, उसमें देखना। और अब बात करते हैं क्या, ये रशिया के एम्पायर की बात हो गई है ना। अब बात कर लेते हैं कि रशिया में क्या क्या कौन कौन से रिलीजन्स थे। तो रशिया में ज्यादातर लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे, मतलब क्रिश्चियन ज्यादा थे वहां पे, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से बाहर हो गया था, ठीक। तो इसके अलावा रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी तो ग्रीक से बाहर हो गया था, लेकिन इसके अलावा वहां पे मुस्लिम, बुद्धिज्म, प्रोटेस्टेंट, ये सारे धर्म शामिल थे, ठीक। तो ये तो बात होगी तुम्हारे पूजा पाठ की। अब बात करते हैं हम, ये देखो ये तुम्हारा मैप है वर्ल्ड वॉर वन का, तुम्हारी बुक में मैप था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अभी हम वर्ल्ड वॉर वन के बारे में तुम्हें बताएंगे नहीं, क्योंकि हम बता चुके हैं ऑलरेडी, और इस चैप्टर में इसका जो भी जिक्र होगा इसको हम आगे बताएंगे। फिलहाल अभी इतना देख लो कि वर्ल्ड वॉर वन में रशिया इन्वॉल्व था, जर्मनी इन्वॉल्व था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, फ्रांस था, ये यूके, और सबसे इम्पोर्टेंट ये सर्बिया, बहुत बड़ा रोल था इसका, ठीक है। तो इसको जरूर देखना, तभी आगे चीजें समझ में आएंगी, ओके। तो आगे अब बात करते हैं इकोनॉमी और सोसाइटी की। उस वक्त अभी भी हम देखो फ्लैशबैक में ही है, 1914 की बात कर रहे हैं, मतलब 1917 के पहले की ही बातें हो रही हैं अभी, ठीक। तो 28th सेंचुरी की स्टार्टिंग डेज में ही रशिया में ज्यादातर लोग किसान थे, वो सब एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। रशिया की 85% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ खेती पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, ठीक है। तो ये जो परसेंट था 85%, ये बाकी के यूरोपियन कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। तो फ्रांस में था 40% और जर्मनी में था 50%। थर्ड पॉइंट में देखो, फ्रांस में पॉपुलेशन थी 40% और जर्मनी में थी 50%। देख लो, कंपेयर करके देखो कितना ज्यादा है ना। तो जो कल्टीवेटर्स थे वो सब खेती पे डिपेंड होते थे। इनका ये था ना कि ये जो भी अपना खेत में खेती करते थे, जैसे कि इन्होंने गेहूं बोया, ठीक है, तो गेहूं को तो इन्होंने बेच दिया, उससे पैसे आ गए कुछ। इसके अलावा भी तो इनको जरूरत पड़ती है, जैसे कि चावल हो गया, तुम्हारे वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गई, तो ये सब भी इनको उगाना पड़ता था। अब क्योंकि 85% पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो ये लोग अपनी जरूरत के चीजें भी उगाते थे, ठीक है। और इसके अलावा ये तो तुम्हारी खेती बाड़ी की बातें हो गई। अब इसके अलावा बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। तो रशिया में जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया था, जहाँ पे ज्यादातर इंडस्ट्री थी, वो था सेंट पीटरबर्ग, ठीक है। ये इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेंट पीटरबर्ग का आगे के पार्ट्स में। तो ये याद रखना कि रशिया में ये इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि रशिया में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा था, इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा था, वो था सेंट पीटरबर्ग, ठीक है, एंड मॉस्को। तो अब आगे क्या हो रहा था कि इंडस्ट्री में क्या क्या चेंज आ रहे थे। देखो, इंडस्ट्रियल चेंज तो बहुत अच्छे से हो रहा था, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था। तो 1890s तक कई सारी फैक्ट्रीज रशिया में स्टैब्लिश हो गई थी, सेटअप हो गई थी, और रशिया का रेलवे का जो नेटवर्क था वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, एक्सपेंड हो रहा था। और इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रहा था। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं विदेशी निवेश। मतलब रशिया में अदर कंट्रीज जो इन्वेस्ट करें, मतलब रशिया की इंडस्ट्री में पैसा लगाएं, ठीक है, व्यापार करें उनके साथ, ये होता है। इससे क्या होता है कि अदर कंट्री का जो भी क्या होता है, जो भी पैसा होता है वो हमारी कंट्री में आता है, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, कुल मिला के फायदा ही फायदा हो रहा था। देखो, ये फायदा सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रहा था, आम जनता को नहीं हो रहा था। रशिया का इकोनॉमी बदल रहा था, इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी भी जो पुअर वर्कर थे, जो हमारे किसान थे, वो खुश नहीं थे। तभी तो रिवॉल्यूशन हुआ, ऐसे तो नहीं हो गया, ठीक है। और रशिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इतना तेजी से ग्रो कर रहा था कि वहां का जो कोल प्रोडक्शन था, कोल प्रोडक्शन का मतलब कोयले का उत्पादन,
वो 2 गुना हो गया, और स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना, है ना, देखो कितनी तेजी से। और उसके बाद 1900 तक मतलब इनका इतना ज्यादा ग्रोथ था कि 90s तक जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो कल्टीवेटर क्राफ्ट्समैन थे ऑलमोस्ट इक्वल थे, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल थे। तो अब प्रॉब्लम, इसके अलावा प्रॉब्लम क्या थी, देखो प्रॉब्लम ये थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो तो बहुत कर रहा था, लेकिन अभी भी ज्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट ही थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी, ठीक। तो जो भी थोड़ी बहुत गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे, मिनिमम वर्किंग आवर और वेजेस का, एंड अच्छी सी वर्किंग सिचुएशन। लेकिन रूल तो होते ही है तोड़ने के लिए, तो वहां के जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते थे, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, तो वहां के फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो थे वो रूल तो तोड़ने में माहिर थे। कौन रूल मानते हैं, तो रूल तोड़ते थे। कैसे, वो लोग वर्कर्स को 10 से 12 घंटे काम कराते थे, कभी कभी तो 15 घंटे तक काम करा लेते थे। अब देखो उनके खाने पीने और रहने का सब वही हुआ करता था, जैसा कि हमने पहले बताया था, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज भी होते थे। तो उनके खाने पीने रहने सोने का सारा इंतजाम फैक्ट्री में होता था। तो उनका जब मन किया काम कराते थे, जब मन किया कहते थे जाओ। ये तो सिस्टम था। तो भैया आम जनता तो परेशान होगी, खासकर लेबर जो काम करते मजदूर लोग, वो तो परेशान होंगी, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम थी। इसके बाद उनके ग्रुप्स भी बन रहे थे, जो काम करने वाले लोग थे उनके बीच में ग्रुपिज्म चल रहा था। अब छोटे छोटे ग्रुप तो बन ही जाते हैं, हम कहीं भी काम करने जाते हैं, मान लो तुम्हारे स्कूल में क्लास में ग्रुप्स बनते हैं, तो इनका ग्रुप बनाने वाला चक्कर तो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसमें से जो कुछ ऐसे थे जिनका गांव से बहुत स्ट्रांग लिंक था, मतलब आखिर आए तो ये गांव से ही थे ना, तो कुछ के गांव से स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे, और जो कुछ थे वो शहर में बस गए थे। उनको लगा क्या ही शहर से गांव से लिंक रखना, अपना यहीं आ गए, 4 पैसे मिल रहे हैं, यहीं ध्यान देते हैं, ठीक है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते, ठीक है। तो इनका ग्रुपिज्म चल रहा था कुछ लोगों का अलग से। इसके अलावा वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल्स, मतलब जो काम करने वाले लोग थे उनको उनके नॉलेज, टैलेंट, स्किल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया। भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, है ना, अपनी काबिलियता के अनुसार उनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा उसमें ही, उसी ग्रुप में ही, मतलब जो डिवीजन था उसमें एक जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने को बहुत काबिल समझते थे, है ना, एरिस्टोक्रेट समझते थे। मतलब एक होते हैं ना रॉयल ब्लडेड, मतलब को खुद को बहुत ऊंचा दर्जा मानते थे कि भाई अब जैसे कंपनी है, कंपनी में जो भी मैनेजर होता है ना, जो भी ऑफिसर होता है, असिस्टेंट होता है, वो जो भी वो मैनेजर खुद को असिस्टेंट से ऊपर समझता है ना, कहते भाई हम तो बड़े हैं, है ना, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने कुछ भी। तो वही हाल था। तो जो यहाँ पे मेटल वर्कर थे वो बाकी के कंपैरिजन में, बाकी वर्कर कंपैरिजन में खुद को बहुत ही ज्यादा महान समझते थे, खुद को बड़ा समझते थे, ठीक है, किसी से कम नहीं मानते थे। और हमारी विमेन, इनका भी रोल था, ये भी काम करती थी, अबाउट 31% इनका भी रोल था, ये भी काम करने जाती थी। और लेकिन इनको सैलरी तो मेन से कम ही मिलती थी। इन बेचारियों को फ्रांस में भी यही था, यहाँ भी यही है। अब आगे देखो, आगे शायद ही इनको इनके अधिकार मिले, ठीक। तो अब इनके बीच में एक चीज अच्छी थी, वो क्या थी, इनके बीच में काम को लेके डिवीजन जरूर था, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल थे कि कभी भी किसी को अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आता था, कोई इशू होता था, तो ये उसको हेल्प करते थे, ठीक है। और अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई इशू है, मतलब काम करने का, वहां पे वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम होती थी, तो ये इकट्ठे मिलके स्ट्राइक कर देते थे, हड़ताल कर देते थे। इसमें इनका जो यूनिटी था ना वो बहुत तगड़ा था, ये सब इकट्ठे हो जाते थे। इनकी यूनिटी इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने 1896 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक कर दी, एक बड़े लेवल की स्ट्राइक, ठीक है। और उसके बाद मेटल इंडस्ट्री में 1902 में स्ट्राइक की। देखो अब बहुत ही बड़े लेवल की होगी, तभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई छोटी मोटी नहीं होगी जो हम पढ़े, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना डेट, 1896 से 1897, एक साल इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्होंने काम धंधा बंद कर दिया, और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे काम, हमारी मांगे पूरी करो वरना हम ऐसे काम रोक के रखेंगे। इन्होंने सब काम धंधा बंद कर दिया, बैठ गए हड़ताल पे, ठीक। तो ये इनकी थी स्ट्राइक्स वगैरह, ठीक है। और इसके बाद अब हम थोड़ा अपने किसान भाई लोग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे वर्कर्स के बीच में डिवीजन था, वैसे इनके बीच में भी डिवीजन था काम के लिए। तो जो हमारे किसान लोग थे ना, वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक टाइप्स थे, मतलब पुजारी टाइप्स थे। तो ये ज्यादा किसी को, जो बड़े बड़े लोग थे ना, उनको ज्यादा भाव नहीं देते थे कि तुम हमारे पे अत्याचार करो हम तुम्हारी इज्जत करें, ऐसा कुछ चलेगा नहीं यहाँ पे, तुम इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगी। तो बड़े बड़े लोग कौन, जो नोबल मैन होते थे,
जो राजा से नीचे की पोजीशन में होते थे, तो उनको इज्जत ये लोग देते नहीं थे, और जो थोड़ी बहुत मिलती भी थी वो सिर्फ और सिर्फ जार निकोलस की वजह से मिलती थी, क्योंकि ये लोग जार निकोलस की बटरिंग करते थे और उनको सताते थे। अब जार निकोलस का थोड़ा भौकाल था ना, तो इसलिए लोग, आम जनता उससे डरती थी, इसीलिए मजबूरी में इनको थोड़ी बहुत इज्जत देती थी, अदरवाइज इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। इनका ये था, ये चाहते थे, वहां के किसान ये चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड हैं, जो जमींदार हैं, उनकी जो खेतियां हैं ये इन किसानों में बांट दी जाए, है ना। तो ये उनकी मांग थी, किसानों की ये मांग थी, बेचारे गरीब थे, खेती करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो क्या हुआ कि इन्होंने, ये इतने चालू थे कि ये जमींदारों को पैसे नहीं देते थे, मतलब जो उनकी जमीन पे काम करते थे ना, तो उसके बदले कुछ देते नहीं थे, और जो मांगते भी थे जमींदार लोग कहते भाई अब दो तुम हमको, तो ये देते नहीं थे, ये उनको मार देते थे। उनका तो बहुत बहुत ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुम इतना सताते हो, पैसे मांगते हो हमसे, ऐसे कैसे, ये उनको ऊपर पहुंचा देते थे। इनका सही था, ये रशिया के लोगों से काफी तेज थे, मतलब फ्रांस के लोगों से, मतलब ये फ्रांस के लोगों की तरह सीधे नहीं थे कि अत्याचार सहते रहे, इनका अपना अलग ही रुतबा था, ठीक भी था। जहाँ पे ऐसा रूल हो, जहाँ पे ऐसा राजा हो, ऐसा शासन हो, वहां पे ऐसे लोगों को ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फ्रांस के जनता जैसे सीधे लोग नहीं होने चाहिए, जो बेचारे चुपचाप उनकी प्रताड़ना सहते थे। यहाँ रशिया वाले बिल्कुल सही करते थे। और इसके अलावा तो जब ये जो इनका हत्या वाला सीन चल रहा था, मतलब ये जो मार देते थे जमींदारों को, तो ये चीजें बढ़ती गई, है ना, ये लोग, इनका यही चलता रहा, तो ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही थी रशिया में। तो इससे जो जमींदार लोग थे वो डर गए भाई, उन्होंने कहा ऐसे तो ये हमें भी मार देंगे, है ना, तो अब आगे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या तो हमें बदलना चाहिए, या तो हम निकोलस के पास जाए, है ना। तो अब जब ये इतने बड़े लेवल पे चीजें बदल रही थी, तो बदलाव तो आने थे। अब रशिया में 1902 में बहुत ही तेजी से ये जो मारकाट वाला सीन था ये चल रहा था। 1905 तक ये इंसिडेंट पूरे रशिया में फैल चुका था, ठीक है, याद रखना ये डेट, इन 1902 एक हत्याकांड, 1902 हत्याकांड, इससे याद रखो। मतलब ये सब जमींदारों का क्या खात्मा कर रहे थे, जो उन्हें परेशान करते थे उनको मार रहे थे। 1905 तक ये पूरे रशिया में फैल गया था। 1902 को याद रखना, जैसे भी अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना। ये 1896 और 1902 तुम्हारी स्ट्राइक्स वाली डेट्स हैं, और 1902 और 1905 ये मारने पीटने वाली है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोशलिज्म इन रशिया, कि रशिया में क्या था सोशलिज्म। देखो, रशिया में सारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी सब इलीगल तरीके से काम कर रही थी 1914 से पहले। क्यों कर रही थी? क्योंकि निकोलस सपोर्ट तो करता नहीं था, वो चाहता नहीं था कि जो उसकी जो पावर है वो कम हो जाए, वो अपना रुतबा, अपना भौकाल कम नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बने, है ना, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, इसीलिए वो बनने ही नहीं देता था, सपोर्ट ही नहीं करता था। इस वजह से उन्हें चोरी छुपे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बनती थी उनको चुपचाप छिप छिप के काम करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने रशियन जो पहली पार्टी बनी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, 1898 में पार्टी बनी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। तो इस पार्टी ने पूरी तरह से कार्ल मार्क्स के आइडियाज को फॉलो किया। अब कार्ल मार्क्स के क्या आइडिया थे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये उनके आइडिया पे हुआ करती थी, और इन्होंने अपने खुद के न्यूज़पेपर निकाले, लोगों को, वर्कर को सपोर्ट किया, हड़तालें की, स्ट्राइक्स की वही, और मतलब इनका भी मेन मुद्दा वही था, लोगों की डिमांड पूरी कराना। ये अपना चुपचाप एक तरफ साइड से इलीगली काम कर रहे थे, ठीक। दूसरी पार्टी ठीक 2 साल बाद 90s में 1900 में बनी। क्या नाम था इसका? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब ये पार्टी बना कौन लोग रहे थे? वही हमारे सोशलिस्ट थिंकर, यही दोनों पार्टियां बना रहे थे। इन्होंने ही सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनाई, और इनके ही दूसरे ग्रुप ने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई, ठीक है। और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी में किसानों, लेबरों के राइट्स की बात की गई है। उनकी जो डिमांड थी कि जमींदारों के जो जमीनें हैं वो किसानों में बांट दी जाए, उन्होंने अपनी ये डिमांड रखी, उनका मुद्दा ये था, और बस यही दो उनके मुद्दे थे जो दूसरी पार्टी थी। तो अब क्या था ना कि दोनों पार्टियां एक दूसरे से एग्री नहीं करती थी। जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो दूसरी रिवॉल्यूशनरी पार्टी से एग्री नहीं करती थी। उनका मानना ये था कि तुम्हारी पार्टी का मेन मुद्दा सिर्फ लेबर, किसानों को ही राइट दिलाना है, और तो
तुम्हारी पार्टी अगर ऐसा है तो तुम्हारी पार्टी में फिर यूनिटी होनी चाहिए, मतलब एक जैसे लोग होने चाहिए। तुमने जो पार्टी बनाई है उसमें तुम्हारे सिर्फ लेबर ही नहीं है, सिर्फ पीजेंट्स ही नहीं है, उसमें कैपिटलिस्ट भी हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो तुम सबसे पहले तो अपने पार्टी को कंट्रोल करो, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट होंगे उनकी सोच अलग होगी, जो किसान होंगे उनकी सोच अलग होगी। तुम लोगों की जो सोच होगी वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, है ना। तो तुम लोग अपनी जो पार्टी बना रहे हो उसमें उसका मुद्दा एक रखो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ रहा है इन्वॉल्व हो रहा है, तुम लोग आपस में लड़ जाओगे। तो और तुम्हारी जो डिमांड है सिर्फ किसानों से ही नहीं, बल्कि जो वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, लेनिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, इनको लगा कि सिर्फ किसानों ने ही ग्रुप नहीं बनाया, इनमें कुछ गरीब और बाकी के अमीर हैं, मतलब कुछ जो सिर्फ मजदूरी करने वाले लोग नहीं है, इसमें कैपिटलिस्ट भी हैं, जैसा कि अभी हमने तुमको बताया। ठीक, तो यही सब डिफरेंस को देखते हुए इन दोनों में क्या था, मतलब ये दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे। ठीक है, तो लेनिन ने कहा कि जरिस्ट रशियन जैसी सोसाइटी में, जरिस्ट रशियन क्यों कहा, क्योंकि जार निकोलस का शासन था ना, इसीलिए उन्होंने कहा जरिस्ट रशियन जैसी रेप्रेसिव सोसाइटी। रेप्रेसिव का मतलब क्या होता है, ऐसी सोसाइटी जहां पे लोगों को फ्रीडम बहुत कम मिले। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी में तुम्हें एक ऐसी पार्टी बनानी चाहिए जिसकी मेंबर क्वालिटी, मतलब जो भी मेंबर है उसकी क्वालिटी और लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो विचार है, जो सोच है, वो कॉन्ट्रडिक्ट ना करे और हम सिर्फ एक मुद्दे पे फोकस कर सकें। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सोशलिज्म इन रशिया। यहाँ पे सोशलिज्म के नाम पे दो पार्टियां थी, कौन कौन सी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो कि 1898 में बनी थी, जो कि पूरी तरह से कार्ल मार्क्स के आइडिया को फॉलो करती थी। दूसरी पार्टी थी 2 साल बाद 1900 में बनी, जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे। और क्यों नहीं करते थे ये भी हमने बता दिया। ठीक है, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी ये ओवरऑल हर चीज की डिमांड और राइट को लेके चल रही थी, मतलब वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर एज वेल एज फार्मर्स। ठीक है, लेकिन जो दूसरी वाली थी वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को फोकस कर रही थी, और उनके ग्रुप में कैपिटलिस्ट भी थे। अब देखो, अगर तुम्हारा मुद्दा सिर्फ किसानों को हक दिलवाना है, लेबर्स को हक दिलवाना है, तो तुम्हें कैपिटलिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इनका चल रहा था और यही है। और आगे चल के हम देखेंगे कि 1905 का जो रिवॉल्यूशन था उसमें क्या हुआ। ठीक, 1905 में वही जो हत्याकांड चल रहा था ना जमींदारों का, वही सब। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए इतना रिवाइज करो, पढ़ो, खाओ पियो, खुश रहो। ठीक है, बाय बाय।